सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 15 और इस पाठ का शीर्षक है नीलकंठ। इस पाठ के लेखक हैं महादेवी वर्मा जी। तो बच्चों चलिए हम जानते हैं पाठ का सार। लेखिका महादेवी वर्मा एक मेहमान को स्टेशन पहुंचाकर सीधे चिड़ियों और खरगोशों की दुकान पर पहुंच गई। वहां बड़े मियाँ ने उसे बताया कि उसके पास 2 मोर के बच्चे हैं, एक मोर और एक मोरनी। लेखिका को जिज्ञासा हुई मोर के बच्चों को देखने की। बड़े मियाँ ने एक छोटे से पिंजरे की ओर संकेत किया जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। उसने मोर के इस जोड़े का दाम 30 रुपया बताया। लेखिका ने 30 रुपये देकर मोर मोरनी के जोड़े को खरीद लिया, लेकिन घर का कोई भी आदमी उन्हें मोर मोरनी मानने को तैयार ना था। सभी को लग रहा था कि ये वे तीतर हैं। लेखिका चिढ़ गई। चिढ़ा दिए जाने के कारण ही शायद उन दोनों पक्षियों के प्रति लेखिका के व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई थी। लेखिका ने सबसे पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में पिंजरा रखा। उसने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी उनके सामने रख दिया। दोनों पक्षी स्वतंत्र होकर कमरे में घूमने लगे। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में उन्होंने लेखिका की रद्दी की टोकरी को अपना नया बसेरा बना लिया। 2-4 दिन में वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होती रही। धीरे धीरे वे आश्वस्त हो गए। आश्वस्त होने के बाद वे कभी मेज पर, कभी कुर्सी पर, यहाँ तक कि कभी कभी लेखिका के सिर पर भी आविर्भूत होने लगे। खिड़कियों में जाली लगी थी, किंतु लेखिका को दरवाजा हमेशा बंद रखना पड़ता था, क्योंकि उसे अपनी बिल्ली, जिसका नाम चित्रा था, उस पर शक था। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, किंतु 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों को देखकर शायद वह उन पर आक्रमण कर दे। बाद में लेखिका ने इन दोनों पक्षियों को जाली के बड़े घर में रख दिया। यह उसका जीव जंतुओं वाला सामान्य निवास था। नई जगह पर दोनों पक्षियों का काफी आवभगत हुआ। कबूतर, खरगोश, तोता सभी ने उनका स्वागत किया। मोर के बच्चे धीरे धीरे बढ़ने लगे और इसके साथ ही उनमें शारीरिक परिवर्तन भी दिखने लगे। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची और चमकीली हो गई, चोंच पैनी हो गई। लंबी नील रहित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाही तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हो गई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं में इंद्रधनुषी रंग उदीप्त हो उठे। मोर के हाव भाव में भी परिवर्तन झलकने लगे, किंतु मोरनी का विकास इतना चमत्कारिक नहीं हुआ। फिर भी उसे देखकर यह आभास तो हो ही जाता था कि वह मोर की उपयुक्त सहचारिणी है। लेखिका ने मोर का नाम रखा नीलकंठ और मोरनी का नाम रखा राधा। नीलकंठ बहुत जल्दी स्वयं को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक बना लिया। वह खरगोशों, कबूतरों आदि की बखूबी देखभाल करता। उसके रहते कोई इन पक्षियों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। एक बार एक सांप जाली के भीतर घुस गया। सभी जीव जंतु घबरा गए।
भागकर इधर उधर छिप गए। दुर्भाग्यवश एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे चींची का काफी क्षीण स्वर निकल रहा था। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसने सोए में भी शिशु खरगोश की क्षीण स्वर को सुन लिया। वह समझ गया कि उसका कोई साथी दुख में है। वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। उसने फौरन सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह थोड़ी देर में अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकलकर निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रह गया। राधा ने अपनी मंद कैका से इस असामान्य घटना की सूचना सबको प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर लेखिका और फिर उसके परिवार के अन्य सदस्य। नीलकंठ ने पहले तो सांप के 2 टुकड़े कर डाले, फिर वह खरगोश के पास गया। वह रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। मोर कलाप्रिय वीर पक्षी होते हैं, वे हिंसक बिल्कुल नहीं होते। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं थी। फिर लेखिका ने नाम देकर उसका मानवीकरण भी कर दिया था। आकाश में बादल छाया नहीं कि नीलकंठ का नाचना शुरू हो जाता। राधा नीलकंठ की तरह नहीं नाचती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद था। लेखिका के साथ रहते रहते नीलकंठ समझ लिया कि किसे लेखिका को उसका नृत्य बहुत अच्छा लगता है। अतः वह रोज लेखिका के जाली घर के पास पहुंचकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो जाता। लेखिका के यहाँ देश विदेश से पहुंचने वाले अतिथियों को नीलकंठ बहुत भाता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। नीलकंठ और राधा को वर्षा ऋतु सबसे अच्छी लगती थी। मेघ की गर्जन के ताल पर नीलकंठ का नृत्य शुरू हो जाता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी अधिक तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ जाता। एक दिन लेखिका कहीं जा रही थी। बड़े मियाँ ने पहले की भांति उसकी कार रोक ली। उसने एक मोरनी लेखिका को दिखाई। यह मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंछ से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूट गई थी, जिसके कारण वह खड़ी नहीं हो पा रही थी। लेखिका ने उसे 7 रुपए में खरीद लिया। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में ठीक हो गई। तत्पश्चात उसे जाली घर में पहुंचा दिया गया। उसका नाम रखा गया कुब्जा। लेकिन कुब्जा बहुत ईर्ष्यालु थी। वह नीलकंठ और राधा को एक साथ देखते ही उन्हें मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा का जीना दूभर कर दिया था। वह स्वयं नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी, किंतु नीलकंठ उससे दूर भागता था। वह सिर्फ राधा को साथ रखना चाहता था। कुब्जा ने उसकी सारी प्रसन्नता दूर कर दी। राधा की दूरी से वह उदास उदास रहने लगा। धीरे धीरे उसकी चाल में थकावट और आंखों में शून्यता झलकने लगी और एक दिन वह दुनिया से चल बसा। लेखिका को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी मृत्यु हुई कैसे। उसे ना कोई बीमारी थी, ना उसके शरीर पर किसी चोट का चिन्ह था। लेखिका अपने शॉल लपेटकर उसे संगम ले गई और गंगा की बीच धार में उसे प्रभावित कर दिया। नीलकंठ की मृत्यु के बाद राधा कई दिनों तक बेजान सी बनी रही। कुब्जा ने भी नीलकंठ को बहुत खोजा। एक दिन कजली कुब्जा के सामने पड़ गई। कुब्जा ने कजली पर चोंच से प्रहार किया।
फलस्वरूप कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए, जो उसके लिए जानलेवा साबित हुए। कुब्जा का प्राणांत हो गया। अब सिर्फ राधा बच गई थी और उसे सिर्फ और सिर्फ नीलकंठ का इंतजार था। तो बच्चों, ये तो था आपके पाठ का सार। तो बच्चों, आपकी परीक्षाएं बेहद निकट हैं। नियमित रूप से आप अध्ययन करते रहें और अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से करते रहें। धन्यवाद।